क्या आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं ताकि आप वीक आफ्टर वीक, मंथ आफ्टर मंथ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकें? क्या मेंटल डिसिप्लिन को समझकर एक सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप एटीट्यूड डेवलप करना चाहते हैं? क्या आप अपने ट्रेडिंग बिहेवियर को कंट्रोल करना सीखना चाहते हैं? तो आइए सुनते हैं मार्क डगलस द्वारा लिखित ट्रेडिंग सेक्टर की एक क्लासिकल बुक, द डिसिप्लिन ट्रेडर। द डिसिप्लिन ट्रेडर बुक के लेखक मार्क डगलस से चैप्टर 13 में हम सीखेंगे कि हम अपनी मेंटल एनर्जी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। चैप्टर 13, मेंटल एनर्जी का मैनेजमेंट। आप पूछते हैं कि मेंटल एनर्जी का मैनेजमेंट से मार्क का क्या तात्पर्य है? ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम पहले ही मेंटल एनर्जी को मैनेज करते हैं, लेकिन शायद इस तरह से इसके बारे में नहीं सोचा होगा। उदाहरण के लिए, क्या यह संभव नहीं है कि जो शुरू होता है उसे एक मामूली इमोशनल आघात के रूप में लिया जाए और उस आघात के पीछे की इमोशनल एनर्जी को उस पॉइंट तक बढ़ाया जाए जहां हम स्टेट ऑफ इमोशनल फ्रेंजी की स्थिति में पहुंच जाएं? हम इसे कैसे पूरा करेंगे? यानी जिस भी चीज के कारण हमें इंसल्ट फील हुआ उसके बारे में सोचने की हमारी इच्छा से इसका मतलब है हमारे विचार आघात में एनर्जी जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार के विचारों को सोचना चुनते हैं। यदि हम डिस्ट्रक्टिव विचार सोचते हैं तो हम आघात को तीव्र करने के लिए नेगेटिव रूप से चार्ज्ड एनर्जी जोड़ रहे होंगे, और यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम इसे किसी भी हद तक ले जा सकते हैं जिसे हम चाहें। इसके अलावा जब भी हम चाहें इसे रोक सकते हैं। हालांकि इसमें शामिल एनर्जी की मात्रा के सीधे अनुपात में रोकना अधिक कठिन हो सकता है। क्या हम वास्तव में मेंटल एनर्जी का मैनेजमेंट या इसमें हेरफेर नहीं कर रहे हैं जब हम जानबूझकर खुद को उस समय की तुलना में अधिक क्रोधित करते हैं जब हमने किसी एक्सपीरियंस के माध्यम से नेगेटिव विचारों को चैनलिंग करना शुरू किया था? उसी प्रकार यदि हम पॉजिटिव विचार सोचते हैं तो हम आघात से इमोशनल एनर्जी को कम कर देंगे। मार्क को यकीन है कि इस बुक को पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति ने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो वह ऐसी किसी भी बात को सुनने से इनकार कर देता है जिससे उसका गुस्सा शांत हो सके। जब हम रीजन की आवाज सुनने से इनकार कर देते हैं तो हम मेंटल एनर्जी का मैनेजमेंट न करने का ऑप्शन चुन रहे हैं। क्रोधित व्यक्ति को रीजन की आवाज को बंद करने का एकमात्र कारण यह है कि वह जानता है कि इंफॉर्मेशन में उसके फील करने के तरीके को बदलने की क्षमता है। वह जानता है कि यदि वह अपना परिवर्तन करता है तो अपने पर्सपेक्टिव में अपने फील करने के तरीके को बदल देगा। वह बाहर एक अलग एनवायरनमेंट को महसूस करेगा। यदि वह बदलाव के लिए इच्छुक नहीं है, भले ही इसमें कुछ लाभ भी हो, तो वह अपने विचारों को इस तरह से उपयोग करने से इनकार कर देगा जिससे उसे उन लाभों का अनुभव करने की अनुमति मिल सके। ये उदाहरण उन कई तरीकों में से कुछ हैं जिनमें हम पहले से ही अपनी इच्छा के आधार पर अपने पर्पज के अनुरूप अपने मेंटल एनवायरनमेंट में हेरफेर करते हैं। निश्चित रूप से यदि मेंटल एनर्जी को डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए ब्लॉक करना संभव है तो इसे कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए भी मैनेज करना उतना ही संभव होना चाहिए। यहाँ प्रमुख कंसेप्ट विलिंगनेस और पर्पस है। विलिंगनेस सचेत रूप से हमारे विचारों को आंतरिक रूप से कुछ बदलने की स्पेसिफिक इंटेंट की ओर डायरेक्ट करना है जो यूजफुल नहीं है। मेंटल एनवायरनमेंट में चेंज लाने के लिए विचार एक बहुत पावरफुल टूल है। हम उनका उपयोग विभिन्न मेंटल कंपोनेंट्स की पोलैरिटी को शिफ्ट करने, रीअरेंज करने, जोड़ने, घटाने या बदलने के लिए कर सकते हैं। विचार एनर्जी का एक रूप है जो संभवतः इलेक्ट्रिसिटी या लाइट से अलग नहीं है। ये फिजिकल एनवायरनमेंट में कुछ प्रभाव पैदा करने के लिए एक कारण के रूप में कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम अपने विचार बोलते हैं, साथ ही मेंटल एनवायरनमेंट में प्रभाव पैदा करने के लिए एक कारण के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। जब हम अपने विचारों को अंदर की ओर डायरेक्ट करते हैं तो हम मूल रूप से एनर्जी के एक रूप का उपयोग एनर्जी के दूसरे रूप की कंसिस्टेंसी और मेकअप को बदलने के लिए एक टूल के रूप में कर रहे होते हैं, जैसे किसी विश्वास को बदलने या किसी दर्दनाक मेमोरी से नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने के लिए अपने विचारों का उपयोग करना। यह विचारों के भीतर इनहेरेंट पावर के कारण ही है कि लोग उस प्रकार की इंफॉर्मेशन को लेकर और खुद को लेकर इतने प्रोटेक्टिव होते हैं कि वे खुद को एक्सपोज करेंगे। हर कोई सहज रूप से जानता है कि यदि हम खुद को
किसी चीज के बारे में सोचने की अनुमति देते हैं तो विचारों में हमारे अंदर मौजूद चीजों के तरीके को बदलने की पावर होती है। और जब एक बार अंदर चीजें बदल जाती हैं तो हम जानते हैं कि हम बाहर एक अलग अनुभव करेंगे। यदि हम आंतरिक और बाहरी के बीच प्रेजेंट रिलेशन को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं तो हम सचेत रूप से वह सब कुछ करेंगे जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि हम खुद को ऐसी किसी भी चीज के संपर्क में न लाएं जो उस रिश्ते को खतरे में डाल सकती है, या किसी भी चीज के बारे में इस तरह से नहीं सोच सकती है जिससे बदलाव आ जाए। चेंज सबसे पहले सोचने की इच्छा का परिणाम है। इंडिविजुअली रूप से मार्क का मानना है कि यदि हमें मेंटल रूप से डेवलप होते रहना नहीं होता तो हम पहले से ही सीख चुके हैं। इसके अलावा यदि हमें उस डेवलपमेंट को सबकॉन्शियस लेवल पर डायरेक्ट नहीं करना होता तो हमें सोचने, तर्क करने और क्रिएटिव बनने की एबिलिटी नहीं दी गई होती। सोचने, तर्क करने और क्रिएट करने की हमारी एबिलिटी में उन पेनफुल कंडीशंस और डिसैटिस्फैक्शन जीवन साइकिल से बाहर निकलने का रास्ता सीखने की इनहेरेंट कैपेसिटी होती है जिसमें हम खुद को पाते हैं। पेनफुल लाइफ साइकिल पेनफुल मेमोरीज से शुरू होते हैं और फिर बनी रहती है। इन शॉर्ट, मार्क जो कह रहे हैं कि हमारी सोचने और तर्क करने की एबिलिटी के भीतर हमारे इमोशनल आघातों को ठीक करने की इनहेरेंट एबिलिटी है, ताकि हम यह समझ सकें कि हमारे डर से परे एनवायरनमेंट में क्या अवेलेबल है। इमोशनल आघातों को भरना एक ऐसी चीज है जिसे हमें मेंटल एनर्जी का मैनेजमेंट करना सीखकर करना होगा। अपनी पेनफुल मेमोरीज को सबकॉन्शियस बनाकर कैसे भुलाया जाए, यह सीखना किसी भी तरह से इन्वायरमेंटल इन्फॉर्मेशन के बारे में हमारी परसेप्शन पर उसके महत्व को कम नहीं करता है या हमें कुछ खास तरीकों से बिहेव करने के लिए प्रेरित करने की उनकी एबिलिटी को कम नहीं करता है। यह हमें क्रिएटिविटी का एक गिफ्ट है जिसके साथ हम सभी पैदा हुए हैं। यह इन्वायरमेंट के बारे में हमारी प्रेजेंट बिलीफ, मेमोरीज और एसोसिएशन से परे सोचने की एबिलिटी है। हमारी प्रेजेंट बाउंड्रीज से परे तर्क करने या हमारी इमेजिनेशन का क्रिएटिवली उपयोग करने की एबिलिटी ही वह कंपनसेटिंग फोर्स है जो हमें मिलने वाले पेनफुल और डिस्ट्रक्टिव लाइफ साइकिल से परे बढ़ने, इंप्रूव करने और डेवलप होने की अनुमति देती है, जो कि जितना इंडिविजुअली रूप से सही है उतना ही यह कल्चर के लिए भी सही है। हालांकि यहाँ कुछ ऐसा है जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। जैसे कुछ करने की एबिलिटी जरूरी नहीं कि कुछ करने की ही एबिलिटी हो। इससे पहले कि कोई एबिलिटी योग्यता बने, उसे एक स्किल में डेवलप करना होगा। एग्जाम्पल के लिए, हम फ्यूचर के किसी क्षण में किसी आवश्यकता या लक्ष्य की पूर्ति की कल्पना करने और फिर उसे एनवायरनमेंट में प्रोजेक्ट करने के लिए अपने इमेजिनेशन का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी इमेजिनेशन का कंस्ट्रक्टिव उपयोग कर रहे हैं। हो सकता है कि हम अपनी इमेजिनेशन का उपयोग उस चीज को प्रेजेंट करने के लिए कर रहे हों जो पहले से ही हमारी मेमोरीज में है या जिस पर हम पहले से ही बिलीव करते हैं। यही बात हमारे विचारों के लिए भी सत्य है। अधिकांश समय वे हमारी प्रेजेंट बिलीफ्स और मेमोरीज से उत्पन्न होंगे, ताकि हम जो सोच रहे हैं वह यथास्थिति के अनुरूप हो। अपने लिए अधिक संतोषजनक फ्यूचर बनाने के लिए हमें इस फ्यूचर की कल्पना करने और इसे फ्यूचर के किसी क्षण के रूप में एनवायरनमेंट में पेश करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। हम जो प्रोजेक्ट करते हैं और जो पहले से ही हमारे अंदर है, उसके बीच सीधा रिलेशन है। बेशक हम जो पहले से जानते हैं उससे परे कुछ कल्पना कर रहे हैं। विचार के रिलेशन में मौजूद एकमात्र रियल लिमिटेशंस के नियम हैं जो या तो हमें सिखाए गए थे या जिन्हें अपने लिए बनाया था। हम किसी भी चीज से केवल उस चीज के बारे में सोचने तक ही लिमिटेड नहीं है जिसे हम पहले से ही सच मानते हैं या जो हमने पहले से ही एक्सपीरियंस किया है। हम किसी भी संख्या में पॉसिबिलिटीज का पता लगाने के लिए अपने विचारों में कहीं भी घूमने और उनमें से किसी एक पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, चाहे वह रूल्स के प्रेजेंट सेट के अंदर हो या बाहर हो जिससे हम काम करते हैं। यहाँ तक कि हमारे उपयोग के पॉइंट तक भी। हमारे किसी भी नियम को बदलने का विचार जो कहता है कि हम नहीं कर सकते हैं, यदि हम यह सोचकर अपने स्वयं के चेंजेस को डायरेक्ट नहीं करते हैं कि हम कैसे अधिक खुशहाल और अधिक संतुष्ट लाइफ जीना सीख सकते हैं, तब सोच, तर्क और कंस्ट्रक्टिविटी मौजूद नहीं होती। कांस्टेंट मोशन एनवायरनमेंट में एक ही तरह की पेनफुल कंडीशन का
बार बार एक्सपीरियंस करने का मतलब है कि हमें कोई अन्य ऑप्शन अवेलेबल नहीं लगता है जिसके रिजल्ट अधिक संतोषजनक हो। हम जो एक्सपीरियंस करते हैं उसका सीधा रिलेशन उस चीज से होता है जो हम पहले से ही जानते हैं। जिन ऑप्शंस में हमारी मान्यताएं, मेमोरीज और एसोसिएशन हमें ब्लॉक करते हैं, उनके अलावा अन्य ऑप्शंस को समझने के लिए हमें कुछ ऐसा जानना होगा जो हमने अभी तक नहीं सीखा है। इसलिए लगातार डिसैटिस्फैक्शन की स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता सीखने के लिए आवश्यक है कि हम जो पहले से जानते हैं उससे परे सोचने के लिए खुले रहें। एनवायरमेंट हमें हमेशा कुछ हद तक प्यार, सद्भावना, खुशी और सक्सेस या कुछ हद तक निराशा, क्रोध, नफरत और विश्वासघात का अवसर प्रदान करेगा। इनमें से प्रत्येक क्षण से हम जो हासिल करते हैं वह हमारे अंदर क्या है इसका रिफ्लेक्शन होना चाहिए, क्योंकि एनवायरमेंट किसी भी क्षण में पेश की गई इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट नहीं करता है। वह विशेष रूप से हम में से प्रत्येक में घटित होती है। क्या आपको चैप्टर 10 में फ्री मनी का एग्जाम्पल याद है? आनंद की रियलिटी डिफरेंसेस या भय की रियलिटी के साथ साथ मौजूद थी। वह आदमी जो कोई भी पैसा चाहता था उसे पैसे देने के लिए वहां मौजूद था। प्रत्येक व्यक्ति ने डेटा को इंटरप्रेट कैसे किया यह निर्धारित करता है कि उन्होंने किस रियलिटी का एक्सपीरियंस किया। क्रिएटिविटी डेवलपमेंट और चेंज का सिनोनिमस है। क्या क्रिएट शब्द का अर्थ किसी ऐसी चीज को एग्जिस्टेंस में लाना नहीं है जो पहले एग्जिस्टेंस में नहीं थी? यदि यह पहले से एग्जिस्टेंस में होता तो इसका क्रिएशन पहले ही हो चुका होता। अपनी इमेजिनेशन का कंस्ट्रक्टिव उपयोग करने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचने के लिए तैयार रहना चाहिए जिसे हम पहले से ही सच या संभव मानते हैं। आप में से जो लोग कंस्ट्रक्टिव सोच के विभिन्न रूपों से परिचित नहीं है, उन्हें आश्चर्य होगा कि हमारे अंदर किसी चीज की उपयोगिता पर सवाल उठाने की इच्छा कैसे प्रेरणादायक ऑप्शन की एक सीरीज सामने ला देगी। अन्यथा हमारी मेमोरीज और बिलीफ हमें फ्यूचर के बारे में इस तरह से सोचने पर मजबूर कर देंगे जो सीधे तौर पर हमारे पास्ट से मेल खाते हैं, और इस तरह हमें उन्हीं रिकरिंग एक्सपीरियंसेस में ब्लॉक कर देंगे। नाम और स्थान बदल सकते हैं, लेकिन सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस हमेशा एक जैसी ही रहती है, क्योंकि हम कुछ भी अलग देखने के लिए अपने मेंटल फ्रेमवर्क को नहीं बदल रहे हैं। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी है। दूसरे शब्दों में, समय बचाने, पैसा बचाने या पैसा कमाने के लिए कुछ नई मशीन, टूल्स या प्रोसेस बनाने की आवश्यकता सक्सेस और अधिक संतोषजनक लाइफ का एक्सपीरियंस करने के लिए स्वयं का एक नया वर्जन बनाने की आवश्यकता से अलग नहीं है। आवश्यकता हमारी प्रेजेंट ऑब्स्टेकल से परे सोचने के लिए हमारे विचारों के पीछे एक फोर्स के रूप में कार्य करेगी ताकि हम एक्सपेंशन कर सकें। जो ऑब्स्टेकल्स एक रेजिस्टेंस फोर्स के रूप में कार्य करती है जो हमें एक्सपेंशन से रोकती है, उनमें हमारी कई बिलीफ और हमारी पेनफुल मेमोरीज शामिल हैं। इसलिए हमें उन ऑब्स्टेकल्स को काउंटर करने और उन्हें पेनिट्रेट करने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता है। वह फोर्स हमारे विचार और उन्हें कंस्ट्रक्टिव तरीकों से उपयोग करने की हमारी इच्छा है। हमारा जीवन जीना बहुत आसान और पॉसिबल रूप से अधिक संतोषजनक हो जाएगा यदि हम इस बिलीफ से बाहर निकलें कि हम इम्परफेक्ट नॉलेज की स्थिति में हैं, कुछ ऐसी चीज की ओर बढ़ रहे हैं जो हम अभी तक नहीं बन पाए हैं। हर चीज किसी ऐसी चीज में डेवलप हो रही है जो अभी तक नहीं है। कभी कभी ऐसा प्रतीत नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक दिन के प्रत्येक क्षण में हम किसी ऐसे व्यक्ति में बदल जाते हैं जो एक क्षण पहले वह व्यक्ति नहीं था जो हम थे। फिजिकल लेवल पर कई कोशिकाएं जन्म लेती हैं और पुरानी कोशिकाएं मर जाती हैं। मेंटल लेवल पर बीतने वाला प्रत्येक क्षण हमें कुछ न कुछ एक्सपीरियंस करवाता है। प्रत्येक एक्सपीरियंस मेमोरी या बिलीफ के रूप में इनर एनवायरनमेंट से जुड़ जाता है। प्रत्येक मेमोरी और बिलीफ एक सेल्फ कंसेप्ट का निर्माण करता है जो इस बात पर एक फोर्स के रूप में कार्य करता है कि हम एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। फिर जैसे ही हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हम इसे किसी तरह से बदलते हैं जिससे हमारे लिए खोजने और एक्सपीरियंस करने के लिए एक नया एनवायरनमेंट बनता है। जो कुछ भी एग्जिस्टेंस में है वह डेवलप हो रहा है, क्योंकि जो कुछ भी एग्जिस्टेंस में है वह गति में है और गति चेंज लाती है। यहाँ तक कि सबसे बड़ा माउंटेन भी अंततः छोटी चट्टानों में बदल जाएगा
और फिर जो रेत और धूल में बदल जाएगा। हालांकि यहाँ मुख्य बात यह है कि डेवलपमेंट के इस कंसेप्ट, जहां हम इम्परफेक्ट नॉलेज की स्थिति में हैं, इसके भीतर यह विचार निहित है कि मिस्टेक्स मौजूद नहीं है। मिस्टेक्स किसी ऐसी चीज की ओर इशारा करती है जो हमने अभी तक नहीं सीखी है, और जाहिर तौर पर उसे जानने की जरूरत है। आखिर मिस्टेक्स क्या है? हम निश्चित रूप से मिस्टेक क्या है इसकी कंसेप्ट या डेफिनेशन के साथ पैदा नहीं हुए हैं। यदि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो सभी बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने और बढ़ने की अपनी इनर जरूरतों को पूरा करने के लिए एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते रहेंगे, जब तक कि वे यह नहीं सीख लेते कि वे जो कर रहे हैं वह उन लोगों द्वारा निर्धारित स्टैंडर्ड के अनुरूप नहीं है जो उन्हें देख रहे हैं। किसी मिस्टेक को डिफाइन करने के लिए हम जिस क्राइटेरिया का उपयोग करते हैं वह कुछ ऐसा है जो हमें किसी से सीखना होता है। दूसरे शब्दों में, हमारे माता पिता और शिक्षकों ने अपनी डेफिनेशंस हम तक पहुंचाई। ये डेफिनेशंस उनके अनसुलझे पेनफुल एक्सपीरियंसेस के लिए मेंटल फ्रेमवर्क को रिप्रेजेंट करेंगी, और जो कुछ उन्होंने स्वयं नहीं सीखा है वह उनके दर्द से परे एनवायरनमेंट से अवेलेबल है। दूसरे शब्दों में, हम अपनी अज्ञानता के साथ साथ अपनी बुद्धि को भी आगे बढ़ा देते हैं बिना दोनों के बीच के अंतर को जाने। और जो चैनलिंग किया गया है वह डिसफंक्शनल था, उसे ज्ञान के समान ही सत्य माना जाएगा। जब हम अडल्ट होकर अपने बच्चों को मिस्टेक्स के बारे में यह सोचते हुए कि हम जो करने जा रहे हैं वह उन्हें बचाएगा, इस बारे में अपनी पावरफुल डेफिनेशन देते हैं, तो हम वास्तव में अगली पीढ़ी में अपना दर्द कायम रख रहे हैं। एक मिस्टेक तब तक हल नहीं होती जब तक हम अपनी समझ को उस पॉइंट तक डेवलप नहीं कर लेते जहां हम एक्सपीरियंस से अवेलेबल इनसाइट प्राप्त कर सकें। जब हम उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं तो हमने जो एक्सपीरियंस किया है वह अब कोई मिस्टेक नहीं है, या जो हमने सीखा है उसके कारण पेनफुल नहीं है। हालांकि जब तक हम उस पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम अपनी गलतियों के पेनफुल सबक से दूसरों को बचाने के लिए मजबूर फील करेंगे, यहां तक कि उन्हें पीटने की हद तक भी। निश्चित रूप से यह उनके भले के लिए ही होता है। दूसरों को हमारी गलतियों से बचाने के साधन के रूप में इमोशनल या फिजिकल दर्द का उपयोग करके वास्तव में हम जो कर रहे हैं वह भय का एक साइकिल बना रहा है। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारी समझ और इनसाइट का लिमिटेड लेवल उनमें बना रहेगा, क्योंकि डर एक सिकुड़ने वाली फोर्स है जो सीखने की प्रोसेस को बाधित करती है। वास्तव में हम अपनी अनसुलझी गलतियों का दर्द अपने बच्चों पर उसी तरह डालते हैं जैसे हमारे माता पिता ने अपनी अनसुलझी गलतियों का दर्द हमें दिया, और यह पीढ़ी दर पीढ़ी तब तक चलता रहता है जब तक कोई इस साइकिल को तोड़ने के लिए अपनी कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस का उपयोग करने का निर्णय नहीं लेता। इवोल्यूशन में इस बिलीफ को ऑपरेट करने के लिए हम अपने द्वारा चुने गए ऑप्शंस से स्वाभाविक रूप से सीख सकते हैं कि हमें सबसे पहले अपनी डेफिनेशन बदलनी होगी कि मिस्टेक क्या होती है। यह वास्तव में इस प्रकार की मान्यताएं हैं जो जीवन जीने के अधिक संतोषजनक तरीके को समझने में मेंटल ब्लॉकेज के रूप में कार्य करती है। मिस्टेक्स वस्तुतः दर्द का पर्याय है। हम किसी मिस्टेक को स्वीकार करने से बचने के लिए कई तरीके खोज सकते हैं ताकि हमें दर्द का सामना न करना पड़े, और इस प्रोसेस में हम अपनी लाइफ को बढ़ने, एक्सपेंशन करने और बेहतर बनाने के लिए जो कुछ भी जानने की जरूरत है उससे खुद को दूर कर लेते हैं। यहाँ तक कि जब हम कोई ऐसी मिस्टेक करते हैं जहाँ हम कथित तौर पर बेहतर जानते थे, अगर हम वास्तव में बेहतर जानते होते तो हमने वह ऑप्शन नहीं चुना होता जो हमने किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह रिजल्ट सामने आया जिसे हम मिस्टेक के रूप में डिफाइन करते हैं। तो हम यह मान सकते हैं कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो हमारे बेटर जजमेंट के साथ टकराव करता है, जिसमें हमारे बिहेव को अफेक्ट करने की अधिक फोर्स है। एग्जाम्पल के अनुसार, किसी इंसल्ट के पीछे की इमोशनल एनर्जी को तेज करने की तुलना में मिस्टेक की हमारी डेफिनेशन को बदलना किसी भी तरह से कम संभव नहीं है। इन डेफिनेशंस को बदलने के लिए मेंटल एनर्जी के मैनेजमेंट में कुछ टेक्निक्स को सीखने की आवश्यकता होती है ताकि नेगेटिव रूप से चार्ज की गई एनर्जी को डी एनर्जाइज किया जा सके या बाहर निकाला जा सके। ऐसा करने से हम अपने सभी एक्सपीरियंसेस से छिपने, दर्द फील करने या किसी तरह से खुद को पनिश करने के बजाय खुद को उनसे सीखने की अनुमति देंगे। गलतियों की इन सेल्फ डिफेंडिंग डेफिनेशन के प्रभाव के बिना किसी गोल को पाने की डायरेक्शन में हमारी प्रगति को ऑब्जेक्टिवली मॉनिटर करना बहुत आसान है।
यदि हम अपने गोल्स को पूरा करने के स्टेप्स के साथ अपने बिहेवियर को इनकंसिस्टेंट पाते हैं, तो यह हमें बताएगा कि हमारे बिलीफ्स क्या हैं, जो उन स्टेप्स या गोल्स के साथ एडजस्टमेंट में नहीं है, या हमारे पास एप्रोप्रिएट रिसोर्स नहीं है। किसी भी मामले में यह पहचानना बहुत आसान है कि हमें अपने पर्पस को पूरा करने के लिए क्या सीखने की आवश्यकता है। मेंटल एनर्जी का मैनेजमेंट करना सीखने के बेनिफिट्स। सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस के सेंस में वृद्धि। आप में सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस के सेंस डेवलप होंगे, यह जानकर कि आप मौजूदा कंडीशंस का सामना कर सकते हैं। सबसे इफेक्टिव ढंग से काम करने के लिए आपको क्या सीखने की जरूरत है, इसकी पहचान करें और इसे सीखें। सिक्योरिटी की सेंस डेवलप करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि अपनी आवश्यकताओं को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के लिए मौजूदा कंडीशंस के अनुरूप ढलने की एबिलिटी डेवलप की जाए। मेंटल एनवायरनमेंट में हमारे एक्सपीरियंसेस की मेमोरी समय के साथ नहीं बदलती है, लेकिन फिजिकल एनवायरनमेंट जहां हमारे गोल्स पूरे होते हैं बदलता रहता है। यह लगातार आगे बढ़ रहा है, हमें नई कंडीशंस प्रदान करता है, जो बदले में हमें विभिन्न पॉसिबिलिटीज और अवसर प्रदान करती है। यदि हम उन्हें समझने में सक्षम होने के लिए खुले हैं, तब लक्ष्य प्राप्ति का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि हम अपने मेंटल पर्सपेक्टिव को अपनी इच्छानुसार बदल सकें, इन नई कंडीशंस को समझने में सक्षम हो सकें और अपनी जरूरतों को पूरा करने या अपने गोल्स को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त स्टेप्स का निर्धारण करने के लिए अपनी इमेजिनेशन का कंस्ट्रक्टिव रूप से उपयोग कर सकें, यहाँ तक कि यदि हमने वास्तव में ये कदम पहले कभी नहीं उठाए हैं। वास्तव में सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए इस प्रकार की सोच आवश्यक है। मार्केट जिस प्रकार की मूवमेंट डिस्प्ले कर सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी लगभग अनंत है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की फोर्सेज इसे अफेक्ट कर रही हैं। हम सभी में खुद को मेंटल रूप से केवल उन लिमिटेड तरीकों में ब्लॉक करने की टेंडेंसी होती है, और जब मार्केट हमारी प्री कंसीव्ड मेंटल इमेज के अनुरूप नहीं होता है, तो हम डिस्टॉर्शन या इल्यूजन के साथ डिफरेंस करते हैं और बाद में रिजल्ट भुगतते हैं। ट्रेडिंग को कष्टदायक और आनंद से रहित नहीं होना चाहिए। हम अपनी मेंटल इनफ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्ट में इनबिलिटी के कारण इसे अपने लिए वैसा ही बनाते हैं। सेटिस्फैक्शन का बढ़ा हुआ लेवल। जब तक हम जीवित हैं, हमारी आवश्यकताएं रहेंगी, और जब तक हमारी आवश्यकताएं हैं, तब तक हम वैसे पूर्ण नहीं हैं जैसे हम हैं। हमारी जरूरतें हमें पूर्णता की इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मजबूर करती है। संपूर्णता की इस स्थिति में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि हम सीखते रहें। सीखते रहने के लिए हमें अडेप्ट की आवश्यकता है। सीखना हमारे एग्जिस्टेंस का एक प्राइमरी कार्य है। जब हम इस कार्य को पूरा करते हैं, तो हमें हैप्पीनेस, वेलबींग और सेटिस्फैक्शन की सेंसेस से रिवार्डेड किया जाता है। ये सभी आउटर एनवायरनमेंट के साथ हमारे एक्सपीरियंसेस की क्वालिटी के बाई प्रोडक्ट हैं, और हमने कितना सीखा है जो इसका कार्य है। सीखने का एंटीथीसिस रेजिस्टेंस है। जब हम सीखने और चेंज के रूप में एनवायरनमेंट द्वारा दी जा रही चीजों का विरोध करते हैं, तो हम तनाव का एक्सपीरियंस करते हैं। तनाव उस वेलबींग, हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट की सेंस के विपरीत है जो हम सीखते हुए फील करते हैं। यदि हम एडेप्ट से इनकार करते हैं, तो हम सीखने की प्रोसेस को बंद कर देते हैं। हमारे एक्सपीरियंसेस की क्वालिटी खराब हो जाती है, क्योंकि आउटर इन्वायरमेंट के साथ हमारा रिलेशन खराब हो जाता है। आउटर इन्वायरमेंट बदलता रहता है, जबकि हम नहीं बदलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो बाहर है और जो हम जानते हैं उसके बीच एक कोरस्पोंडेंस कम हो जाता है। अंततः हम एडेप्ट के अपने रेजिस्टेंस के लिए खुद को पनिश करते हैं, क्योंकि हम जो एक्सपीरियंस करते हैं वह दर्द, निराशा, तनाव, चिंता और डिसैटिस्फैक्शन है, जो हमारी इनसाइट और समझ की कमी के बाई प्रोडक्ट हैं, और हम खुद को इसकी अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि हम हमारे डर के कारण ऐसा नहीं करते हैं। इंट्यूशन में वृद्धि। जैसे जैसे आप आउटर एक्सपीरियंस को अलग करने के लिए अंदर को बदलने का कॉन्फिडेंस हासिल करते हैं, आप उन कठिन मुद्दों का सामना करने की अपनी एबिलिटी में भी वृद्धि करेंगे, जिनसे हम सभी में बचने की टेंडेंसी होती है। सामना करने के बजाय हम शराब, नशीली दवाओं, डिस्टोर्शन, तर्कसंगतताओं या यहाँ तक कि इच्छा और उम्मीद जैसी कई तकनीकों को सीखते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप हमें पेनफुल फोर्स्ड अवेयरनेस हो सकती है। हमें अंततः इन मुद्दों का सामना वैसे भी करना होगा, क्योंकि वे शायद ही कभी दूर जाते हैं,
हम जितना लंबा इंतजार करेंगे, स्थितियां आमतौर पर उतनी ही खराब होती जाएंगी, जिससे इसे हल करना और अधिक कठिन हो जाएगा। हालांकि अवॉइडेंस के साथ एक और कम स्पष्ट समस्या है, विशेष रूप से विशिंग और होपिंग के रिलेशन में। एक सच्चा इंट्यूटिव इम्पल्सेस नॉलेज और विजडम का एक गहरा लेवल, जो उठाने के लिए अगले सबसे उपयुक्त कदम का इंडिकेशन देगा, जो हमेशा हमारे सर्वोत्तम हित में होगा, वह विशिंग और होपिंग करने जैसा लगता है। दूसरे शब्दों में, दोनों के बीच अंतर करना बहुत मुश्किल है, जिससे उन्हें कंबाइन करना बहुत आसान हो जाता है। यही एक कारण है कि हमें अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना इतना मुश्किल लगता है। जिस तरह से आप निश्चित रूप से जान सकते हैं कि आपको एक सच्चा सहज ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वह यह है कि आप अपने मेंटल एनवायरनमेंट से ऐसी किसी भी चीज को बाहर निकाल दें जो आपको विशिंग और होपिंग करने के लिए प्रेरित करती है कि कुछ होगा, बजाय इसके कि समस्या का सामना करें और पता करें कि क्या होना चाहिए। आप आशा और विश्वास कर सकते हैं कि मार्केट वापस आएगा, या आप अपना नुकसान कम कर सकते हैं और अगले अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार होंगे। तैयार होने के लिए आवश्यक है कि आप अपने मेंटल एनवायरनमेंट में अपने नुकसान को कम करने और अगले अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार होने के लिए आवश्यक है कि आप अपने मेंटल एनवायरनमेंट में कुछ भी बदलाव करें, जिससे आप टकराव से बच सकें और परिणाम स्वरूप विशिंग और होपिंग कर सकें। आपके पास कुछ घटित होने की इच्छा और उम्मीद करने के लिए जितना कम कारण होगा, उतना ही अधिक आप जान पाएंगे कि जब आपको वह निश्चित अनुभूति मिलती है तो यह एक सच्चा इंट्यूटिव इम्पल्सेस है, और आपको इसका पालन करने के लिए उतना ही अधिक कॉन्फिडेंस होगा। इंट्यूशन हमेशा आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीकों से आपका मार्गदर्शन करेगा। इसलिए कि यहाँ कोई गलतफहमी न हो, मार्क यह नहीं कह रहे हैं कि इच्छा करने और आशा करने में स्वाभाविक रूप से कुछ भी गलत है। ऐसे कुछ तरीके हैं जिनमें इच्छा करना और आशा करना बहुत उपयोगी हो सकता है। हालांकि ट्रेडर के रूप में हम इच्छा करने और आशा करने की विलासिता बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि यह हमें मार्केट के साथ एक डिएक्टिव रिश्ते में डाल देता है। जब हम विशिंग और होपिंग करते हैं तो हम कंडीशंस का सामना करने और इसके बारे में स्वयं को कुछ करने के बजाय कुछ करने की जिम्मेदारी मार्केट पर डाल रहे हैं। यदि हम अपने आप को कामना और आशा करते हुए पाते हैं तो यह एक एक्सीलेंट इंडिकेशन है कि हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है, और परिणाम स्वरूप जब तक हम ऐसा नहीं कर लेते तब तक हमें मार्केट से बाहर निकलने की आवश्यकता है। जब हम डिप्रेशन और डिसैटिस्फैक्शन के कुछ साइकिल को तोड़ने के लिए अपने डर से आगे बढ़ते हैं, या दर्द के साइकिल को तोड़ने के लिए एक पेनफुल मेमोरी की पोलैरिटी को बदलते हैं, तो हमें विजडम यानी ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि हम किसी मुद्दे के सभी पक्षों को सीखते हैं। विजडम भयभीत, क्रोधित, असहिष्णु या पूर्वाग्रही नहीं होता है, क्योंकि इसमें समझ, कॉन्फिडेंस और बिलीफ का एक गहरा लेवल होता है, जो अत्यधिक नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की अधिकाधिक डिग्री तक पॉसिबिलिटीज की पूरी सीरीज का एक्सपीरियंस करने से आता है। यदि हमने एक निश्चित प्रकार के एक्सपीरियंस के केवल नेगेटिव पक्ष का एक्सपीरियंस किया है तो हमें डर फील होता है। यदि हमने केवल पॉजिटिव एक्सपीरियंस किया है तो हमें वह विशेष डर नहीं होगा, लेकिन हम नेगेटिव एक्सपीरियंस वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति इंटॉलरेंस या यहाँ तक कि तिरस्कार डेवलप करते हैं। यह इंटॉलरेंस हमारी अपनी वल्नरेबिलिटी के अंडरलाइंग भय से उत्पन्न होती है। एग्जाम्पल के लिए, यह स्पष्ट है कि एनवायरनमेंट में नेगेटिविटी एक पॉसिबिलिटी के रूप में मौजूद है, लेकिन चूंकि यह हमारे साथ कभी नहीं हुआ है, हम या तो उनके डर को नहीं समझते हैं या किसी ऐसी इंफॉर्मेशन का भी सामना नहीं करना चाहते हैं जो ऐसा इंडिकेशन दे। हमारे लिए एक पेनफुल एक्सपीरियंस की पॉसिबिलिटी भी मौजूद है। जो कोई भी वास्तव में डर को पार कर गया है, वह उन लोगों को नीची दृष्टि से नहीं देखता है जिन्होंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि उनके पास डरने के लिए कुछ भी नहीं है। जब हम अन्य पॉसिबिलिटीज का एक्सपीरियंस करने के लिए कुछ डर से गुजरते हैं तो न केवल हम खुद को अधिक ऑप्शन देते हैं, बल्कि हमें विजडम भी प्राप्त होती है। विजडम वह बाई प्रोडक्ट है जो तब उत्पन्न होती है जब हम उस डिस्टिंक्शन से जुड़ी नेगेटिव एनर्जी या भय के बिना एनवायर के नेचर के बारे में एक अंतर बनाए रखते हैं। बुद्धि यानी विजडम अंततः हर काले बादल में चांदी की परत की तरह होती है। हालांकि इसे प्राप्त करने के लिए हमें एक्टिवली अपनी नेगेटिविटीज को
पॉजिटिविटी में बदलना होगा, क्योंकि अगर हमें ऐसे जोन में पॉजिटिव एक्सपीरियंस की पेशकश की जाती है जहां हमने केवल नेगेटिव एक्सपीरियंस किया है, तो हम इस पर बिलीफ नहीं करेंगे। असल में हम इस पर बिलीफ नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास इसे वैसे ही स्वीकार करने की मेंटल रूपरेखा नहीं थी जैसी यह है। एनवायरमेंट वैसा ही होगा जैसा हम उसे समझते हैं, और जिस तरह से हम इंफॉर्मेशन और घटनाओं को समझते हैं वह हमारे अंदर पहले से ही मौजूद एनर्जी द्वारा कंट्रोल होता है, जब तक कि यह पहली बार एक्सपीरियंस न हो। जब हम अपनी नेगेटिविटीज को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए एक्टिवली काम नहीं करते हैं, तो हम बस क्रोधित और भयभीत रहते हैं, जो हमारी पसंद पर निर्भर करता है। हम सभी को क्रिएटिविटी का गिफ्ट दिया गया है और किसी भी तरीके से सोचने की इच्छा दी गई है, और यदि हम चाहें तो हम अपनी लाइफ की क्वालिटी को बदलने के लिए अपने विचारों का उपयोग कर सकते हैं। तो अभी हमने इस चैप्टर में जाना कि हम अपनी मेंटल एनर्जी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अगले एपिसोड में बुक के चैप्टर 14 में हम सीखेंगे कि हम बदलावों को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें व अपने कम से कम 4 दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर करें। धन्यवाद।